हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो वन लाइनर हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो हमारा पहला हो जाएगा पर्यावरण। पर्यावरण किसे कहते हैं? तो परि प्लस आवरण। आवरण, परि मतलब चारों ओर, आवरण मतलब घिरा हुआ। हमारे चारों ओर से घिरा हुआ वातावरण पर्यावरण कहलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? तो 1973 में। फिर आगे, दो बड़ी घटनाएं जिन्हें MIC मिथिल आइसोसाइनाइड तथा चेरनोबिल त्रासदी के नाम से जाना जाता है, कब और कहाँ घटित हुई थी? तो हमारी पहली घटना घटित हुई थी भोपाल में 1984 में, दूसरी यूक्रेन में 1986 में। चेरनोबिल घटना यूक्रेन में 1986 में घटित हुई थी। चलिए आगे बात करते हैं, किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र, इसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ग्लोबल 5000 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ग्लोबल 5000 पुरस्कार किस में दिए जाते हैं? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड फंड WWF का प्रतीक चिन्ह या जानवर है। तो WWF का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? इसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा ज्वाइंट पांडा। फिर चलिए आगे बात करते हैं, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसका प्राकृतिक आवास है? तो एशियाई हाथी का। फिर चलिए आगे बात करते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है? तो बायोडीजल जट्रोफा से तैयार किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है। तो समुद्री राष्ट्रीय पार्क कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है। फिर आगे बात करते हैं, स्वच्छ समुद्री जल में सूर्य की किरणें अधिकतम किस गहराई तक जा सकती हैं? सूर्य की किरणें स्वच्छ समुद्री जल में कहाँ तक जा सकती हैं? तो 200 मीटर तक जा सकती हैं। पारिस्थितिकी का मित्र नहीं है, मतलब पारिस्थितिकी का कौन दुश्मन है? तो यूकेलिप्टस है, जिसे सफ़ेदा भी कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन बात करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? तो जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहाँ है? तो ये लखनऊ में हो जाएगा। फिर चलिए आगे बात करते हैं, विश्व वन्य जीव निधि का शुभंकर है। विश्व वन्य जीव निधि का शुभंकर क्या है? तो पांडा हो जाएगा। और फिर थीम की बात कर लेते हैं, पर्यावरण 2020 की थीम क्या थी? तो जैव विविधता थी। और 2021 की थीम क्या थी? जैव ईंधन को बढ़ावा देना। ये 2021 की थीम थी। फिर चलिए आगे बात करें, ट्रैफिक संगठन का संबंध किससे है? ट्रैफिक संगठन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा जीवों तथा वनस्पतियों के अवैध व्यापार से है। ट्रैफिक संगठन का संबंध जीवों तथा वनस्पतियों के अवैध व्यापार से है। फिर चलिए आगे बात करते हैं, वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो नार्वे ने वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया था।
फिर अगला क्वेश्चन हो जाए, कयाल क्या है? कयाल क्या है? तो कयाल केरल के लैगून है। फिर अगला क्वेश्चन है, स्ट्राम्बोली है एक, स्ट्राम्बोली क्या है? एक जागृत ज्वालामुखी है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो वर्षा की मात्रा वायुमंडल की नमी पर निर्भर करती है। फिर आगे बात करते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संस्थापक कौन थे? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटेकर संबंधित थे। जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो जैव प्रौद्योगिकी संस्थान पंतनगर में है। भारत में यूरो मानदंड किस वर्ष से लागू है? तो भारत में यूरो मानदंड 1 जून 1999 से लागू है। फिर आगे, यूकोलॉजी पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को किसने दिया था? तो ई हैकल ने दिया था। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो ई हैकल ने दिया था। फिर अगला क्वेश्चन, पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो नीरी 1998 में नागपुर में स्थापित किया गया था। फिर आगे बात करते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य विषय या थीम क्या है? 2018 की थीम क्या थी? तो प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो, ये 2018 की थीम थी। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की मुख्य थीम क्या थी? तो इसकी 19 की मुख्य थीम थी, वायु प्रदूषण को हटाएं या बीट एयर पोल्यूशन, ये थी। फिर चलिए आगे बात करें, पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 5 जून 1974 को मनाया गया था। फिर आगे बात करते हैं, हरित क्रांति का श्रेय भारत में किसको जाता है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। फिर अपना अगला क्वेश्चन हो जाए, समुद्री घास किस तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये किसका स्रोत हो जाएगा? ये है आयोडीन का, आयोडीन का मुख्य स्रोत हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम दिसंबर 2002 में पारित किया गया था। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है, क्या है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा। जैव ऑक्सीजन मांग BOD, बायो ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानक मापदंड है? तो ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण के मापन के लिए होता है। BOD किसके लिए? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण के मापन के लिए। इसलिए आगे बात करें, पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या है? तो भूमंडलीय। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी जोसेफ फोर्सियर ने की थी। फिर आगे बात करते हैं, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत मुख्यतः समताप मंडल में पाई जाती है। फिर आगे बात करते हैं, विश्व का एकमात्र प्लवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये मणिपुर में है, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, लोकटक पार्क। फिर आगे बात करें, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अरण्य क्षेत्र किस वन का है? तो मिश्रित वन का है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक जंगल कहाँ काहे पाए जाते हैं? तो मिश्रित वन के पाए जाते हैं। फिर चलिए आगे बात करते हैं, बायोगैस गोबर गैस का मुख्य घटक है। गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है? तो मीथेन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित? तो वृक्षों से संबंधित है, वृक्षों के कटाव को रोकने के लिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण
होती है तो अम्ल वर्षा में सबसे अधिक क्या होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड N2O और SO2 होता है। भारत में वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ है? तो कहाँ वृक्षादित क्षेत्र है? तो पूर्वी दक्कन में है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किसके तट के निकट पाई जाती है? तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के निकट पाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन, पारितंत्र शब्द का प्रयोग 1935 में किसके द्वारा किया गया था? तो A.G. टांसले के द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन आ जाएगा, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये 1972 में लागू किया गया था। फिर चलिए आगे, और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? तो ये 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। फिर चलिए आगे बात करते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल अवस्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। हम वायुमंडलीय गैसों से मुक्त किस मंडल में रहते हैं? तो हम क्षोभ मंडल में रहते हैं हम सभी। अगला क्वेश्चन है, त्वचा का कैंसर एवं मोतियाबिंद किन किरणों से होता है? किन किरणों के कारण होता है? त्वचा का कैंसर, त्वचीय कैंसर और मोतियाबिंद किन किरणों के कारण होता है? तो ये पराबैंगनी या अल्ट्रासोनिक किरणों के कारण होता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 1986 में पारित किया गया था। जंतु एवं वनस्पति पर्यावरण है। जंतु एवं वनस्पति पर्यावरण क्या है? जैविक पर्यावरण है। पृथ्वी पर वायु एवं जल किसके संघटक हैं? तो पृथ्वी पर वायु और जल अजैविक संघटक हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं क्या कहलाता है? पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं वो क्या कहलाता है? तो भूमंडल कहलाता है। किशोरों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए सरकार द्वारा चलाया जा रहा अभियान कौन सा है? तो यूको क्लब है, मतलब युवाओं में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाना। चलिए आगे बात करते हैं, पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के कितने घटक हैं? तो पर्यावरण के 3 घटक हैं। कौन कौन? जैविक, अजैविक, ऊर्जा संघटक। वायु क्या है? तो वायु मिश्रण है विभिन्न गैसों का। इसलिए आगे बात करते हैं, सबसे पहले पर्यावरण का आयोजन कहाँ किया गया था? सबसे पहले पर्यावरण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में किया गया था। EPA का पूरा नाम क्या है? EPA का पूरा नाम क्या है? तो EPA का पूरा नाम होगा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। EPA का पूरा नाम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है। फिर चलिए आगे बात करें, पृथ्वी को कहा जाता है, पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला एवं हरा ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल और कितना प्रतिशत भाग स्थल है? तो पृथ्वी पर 71% जल है और 29% स्थल है। आगे बात करें, पृथ्वी के पानी का कितना भाग महासागरों में है? पृथ्वी पर जो पानी मिलता है उनका कितना भाग महासागरों में है? तो 97%। फिर चलिए आगे बात करते हैं, हिम नदों और ध्रुवीय क्षेत्रों में पानी कितना है? तो हिम नदों और ध्रुवीय क्षेत्रों में 2% है। फिर आगे बात करते हैं, कितना प्रतिशत पानी नदियों, झीलों और महासागरों, धरातली पानी मानव के उपयोग के लिए उपयुक्त है? मानव कितना प्रतिशत जल उपयोग करता है? तो मात्र 1% जल उपयोग करता है। कितना? 1% जल उपयोग करता है। फिर आगे बात करते हैं, विश्व पर्यावरण 2019 का होस्ट किसने किया था? विश्व पर्यावरण 2019 को होस्ट किसने किया था? तो चीन ने किया था। और 2020 में कोलंबिया ने, 2021 में पाकिस्तान ने। 2020 में किसने किया था? तो कोलंबिया ने, और 2021 में पाकिस्तान ने किया था।
फिर चलिए आगे बात करें। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 में किसने होस्ट किया था? तो भारत ने किया था। 2018 में भारत ने, 2019 में चीन ने, 2020 में कोलंबिया ने, 2021 में पाकिस्तान ने। फिर चलिए आगे बात करते हैं। वायु और जल के सबसे खराब रूप की पहचान कहाँ की गई? तो औद्योगिक क्षेत्र में। वायु की सबसे अधिक खराब पहचान कहाँ की गई थी? तो औद्योगिक क्षेत्र में की गई। पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? पौधे नाइट्रोजन का उपयोग नाइट्रेट के रूप में करते हैं। तने की वृद्धि किससे मापते हैं? तने की वृद्धि ऑक्सेनोमीटर से मापते हैं। फिर चलिए आगे बात करते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरीकल्चर कहा जाता है। और शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। और कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। और कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। हल्दी के पौधों को खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है? हल्दी जो खाया जाता है उसका कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो हल्दी का प्रकंद खाया जाता है। अनावृत बीजी पौधों का उदाहरण। अनावृत बीजी पौधों के उदाहरण कौन से? चीड़ है, देवदार है, पाइनस है, साइकस है। अनावृत बीजी पौधों के ये उदाहरण है। चीड़, देवदार, पाइनस, साइकस। फिर चलिए आगे बात करते हैं। हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक है। हड्डियों के विकास के लिए कौन सा आवश्यक है? विटामिन। हड्डियों के विकास के लिए विटामिन डी आवश्यक है। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? तो कैल्सीफिरॉल हो जाएगा। कैल्सीफिरॉल हो जाएगा। फिर चलिए आगे बात करते हैं। वर्णहांता और हीमोफीलिया रोग है। वर्णहांता और हीमोफीलिया रोग वंशगत होते हैं, जन्मजात होते हैं। मतलब एक वंश से दूसरे वंश में परिवर्तित होते रहते हैं। गन्ने का कौन सा भाग बोकर उगाया जाता है? तो गन्ने का कौन सा भाग बोया जाता है? तो तने वाला भाग बोया जाता है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो गंगा के मैदानी भाग की पुरानी मिट्टी बांगर कहलाती है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। केसर की सबसे अधिक मात्रा कहाँ उत्पन्न होती है? तो केसर सबसे अधिक जम्मू एंड कश्मीर में उपलब्ध होता है। कश्मीर में सबसे अधिक केसर पाया जाता है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दुग्ध से संबंधित है। इसे श्वेत क्रांति कहा जाता है। इसके जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? तो ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम का प्रारंभ 1970 में हुआ था। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है श्वेत क्रांति का जनक। और गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो झींगा उत्पादन से गुलाबी क्रांति संबंधित है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? तो हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। और हीरा कहाँ पाया जाता है? पन्ना, सतना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, यहाँ हीरा पाया जाता है। ध्रुव सोना कौन सा है? ध्रुव सोना किसे कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को ध्रुव सोना कहा जाता है। किसे ध्रुव सोना कहा जाता है? पेट्रोलियम को ध्रुव सोना कहा जाता है। विश्व का सबसे पहला तेल कूप कहाँ खोदा गया था? तो सबसे पहले तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? तो पेंसिल्वेनिया में खोदा गया था। पेंसिल्वेनिया में 1862 ईस्वी में खोदा गया था। भारत का पहला तेल कुआं। भारत में सबसे पहले तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? तो असम के मकक में 1867 में खोदा गया था। एलपीजी में जो गंध आती है वो किसकी सहायता से आती है? किसके द्वारा आती है? तो एथिल मरकप्टन के द्वारा। एलपीजी में गंध वाला पदार्थ कौन सा है? तो एथिल मरकप्टन है। एलपीजी में किसका मिश्रण होता है? तो एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। चलिए आगे बात करते हैं।
पीतल किसका मिश्रण है? तो पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। और कांसा किसका मिश्रण है? तो कांसा तांबा और टिन का मिश्रण है। पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है, कांसा तांबा और टिन का मिश्रण है। और सोल्डर सोल्डर सीसा और टिन का मिश्रण है। सोल्डर विद्युतीय उपकरणों में टाँका जो लगाया जाता है उसमें इसका सोल्डर का उपयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? तो लोहा, क्रोमियम एवं निकिल का। फिर चलिए आगे बात करें। पॉलीथीन और पॉलीवाइनिल क्लोराइड क्या है? तो ये थर्मोप्लास्टिक है। पॉलीथीन और पॉलीवाइनिल क्लोराइड क्या है? तो थर्मोप्लास्टिक है। बर्तन बनाने वाली प्लास्टिक कौन सी होती है? जिससे बर्तन बनाए जाते हैं वो कौन सी प्लास्टिक होती है? तो मैलामाइन। बर्तन मैलामाइन प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। नॉन स्टिक बर्तन पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत की प्लास्टिक है किसकी परत चढ़ाई जाती है? विद्युत रोधी कौन सी परत चढ़ाई जाती है? तो टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है। किसकी परत चढ़ाई जाती है? टेफ्लॉन की परत। पके हुए बर्तनों को क्या कहा जाता है? पके हुए बर्तनों को मृत्तिका कहा जाता है। प्रति ग्राम मिट्टी में जीवाणु पाए जाते हैं। प्रति ग्राम मिट्टी में लगभग 2.5 अरब जीवाणु पाए जाते हैं। तंबाकू में मोज़ेक रोग होता है तो विषाणु द्वारा। तंबाकू में जो मोज़ेक रोग लगता है वो किसके द्वारा लगता है? तो तंबाकू में मोज़ेक रोग विषाणुओं द्वारा लगता है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। फील पाँव। गांव में देखते होंगे एक पाँव मोटा हो जाता है तो फील पाँव या फाइलेरिया नामक रोग किसके संक्रमण से होता है? तो निमेटोड के संक्रमण से होता है। अब बात कर लेते हैं प्रतिजैविक औषधियाँ किससे बनाई जाती हैं। जैसे पेंसिलिन है तो पेंसिलिन फफूंद से, स्ट्रेप्टोमाइसिन ये जीवाणु से, क्लोरोलीन शैवाल से। पेंसिलिन फफूंद से, स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु से, क्लोरीन शैवाल से। फिर चलिए आगे बात करते हैं। दूध का किण्वन रोकने के लिए पाश्चुरीकरण विधि का पता लगाया था। दूध के किण्वन का रोकने के लिए पाश्चुरीकरण का पता किसने लगाया था? तो लुई पाश्चर ने लगाया था। फिर ये देख लें लो टेम्परेचर पर 145 फ़ारेनहाइट पर, हाई टेम्परेचर पे 161 फ़ारेनहाइट पर 15 सेकंड के लिए और लो टेम्परेचर में 30 मिनट के लिए गर्म किया जाता है तो पाश्चुरीकरण दूध का हो जाता है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। डिब्बों में भरने से पहले खाद्य पदार्थों को कितना गर्म किया जाता है? किसी भी खाद्य पदार्थ को डिब्बों में भरने से पहले उसको कितना गर्म किया जाता है? भाप द्वारा 15 पाउंड दाब पर गर्म किया जाता है। 120 डिग्री सेंटीग्रेड से 126 डिग्री सेंटीग्रेड दाब पर 12 से 19 मिनट तक गर्म किया जाता है। डिब्बों में भरने से पहले खाद्य पदार्थों को भाप द्वारा 15 पाउंड दाब पर 120 डिग्री सेंटीग्रेड से 126 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 12 से 19 मिनट तक गर्म किया जाता है। फिर चलिए सॉस चटनी एवं परिरक्षक अम्ल क्या है? तो एसिटिक अम्ल है। क्या है? एसिटिक अम्ल है। वायरस की खोज किसने की थी? तो वायरस की खोज युवान वास्की ने की थी जो एक रूसी वनस्पति शास्त्री थे। वायरस की खोज इवानो वास्की ने की थी जो रूसी के वनस्पति शास्त्री थे। पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो पोलियो का टीका साविन ने खोजा था। फिर चलिए आगे बात करते हैं। टमाटर का रंग लाल होता है। टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन और कैरोटीनाइड के कारण। किसके कारण होता है टमाटर का रंग लाल? तो लाइकोपीन और कैरोटीनाइड के द्वारा। क्लोरोफिल के शीर्ष निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? क्लोरोफिल के शीर्ष निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? तो Mg++ मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। फिर चलिए आगे बात करते हैं। मिर्च का रंग लाल किसके कारण होता है? मिर्च का रंग लाल किसके कारण होता है? तो मिर्च का रंग लाल कैप्सेथिन नामक कैरोटीनाइड द्वारा।
मिर्च का रंग लाल होता है। प्रोटीन का नामकरण किसने किया था? तो वर्जीलियस एवं मोल्डर ने किया था। प्रोटीन में नाइट्रोजन कितना होता है? तो प्रोटीन में नाइट्रोजन 16% होता है। दाल में कौन सा प्रोटीन होता है? दाल में कौन सा प्रोटीन होता है? दाल में प्रोलैमिन्स होता है। दाल में कौन सा प्रोटीन होता है? तो प्रोलैमिन्स होता है। गेहूं और चावल में कौन सा प्रोटीन होता है? तो ग्लूटोलीन होता है। गेहूं और चावल में ग्लूटोलीन होता है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। जीव तंत्रों में सर्वाधिक विलेय अणु है। जीव तंत्रों में कौन सा सर्वाधिक विलेय अणु है? तो प्रोटीन अणु सर्वाधिक विलेय अणु है जीव तंत्रों में। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो प्रोटीन की कमी से क्वार्सिकोर रोग हो जाता है। प्रोटीन की कमी से क्वार्सिकोर रोग हो जाता है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। दूध, मांस तथा अंडों में हमें कौन सा पदार्थ अधिक मिलता है? दूध में, मांस में और अंडों में कौन सा पदार्थ सबसे ज़्यादा मिलता है? तो दूध, मांस, अंडों में प्रोटीन सबसे अधिक मिलती है। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन की संज्ञा दी गई है? तो विटामिन B17 को एंटी कैंसर की संज्ञा दी गई है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। अनाज के छिलकों में कौन सा विटामिन होता है? अनाज के जो छिलके होते हैं उसमें कौन सा विटामिन? तो B1 होता है। B1 का रासायनिक नाम क्या हो जाए? थायमीन हो जाएगा। हिपेरिन नामक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो हिपेरिन नामक प्रोटीन यकृत में पाया जाता है। भूख और तृप्ति किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा। भूख किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होती है। पित्त रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पित्त रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। कोई नहीं पाया जाता है पित्त रस में एंजाइम। शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? तो दांत का इनेमल होता है। शिशुओं में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो छोटे बच्चों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 300 होती हैं। और मनुष्यों में 206 होती हैं। फिर चलिए आगे बात करें। देश की प्राकृतिक पूंजी क्या है? देश की प्राकृतिक पूंजी क्या है? तो वन है, जल है, खनिज, या देश की प्राकृतिक पूंजी है। वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था। वर्ष 1972 में पर्यावरण संरक्षण कहाँ आयोजित किया गया था? तो स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो जल चक्र। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ है? तो नीरी नागपुर में है। नीरी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। नीरी कार्य करता है। नीरी किसके लिए कार्य करता है? तो नीरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लिए कार्य करता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन रियो में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहली बार पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 1992 में रियो डी जेनेरियो, ये कहाँ पड़ता है? ब्राज़ील में किया गया था। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। फिर चलिए आगे बात करते हैं। पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरण विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों का क्या नाम दिया गया था? तो इन्हें एजेंडा 21 नाम दिया गया था। 21वीं सदी में पर्यावरणीय विकास हेतु जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे उन्हें एजेंडा 21 नाम दिया गया था। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वाट। रियो 20 की घोषणा पत्र का शीर्षक द फ्यूचर वी वाट था। वायु क्या है? तो वायु मिश्रण है। वायु में अब किस किस चीज़ का मिश्रण होता है? तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन
0.0939 होता है, कार्बन 0.038 होता है, और भी गैसें आते हैं। तो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन होती है। चलिए आगे बात करें। नोबल गैसों में से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती, कौन सी गैस नोबल गैस है और वायु में नहीं पाई जाती? तो रेडान है। रेडान नोबल गैस है और वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में CO2 जुड़ती है श्वसन में जैव पदार्थों के अपक्षय एवं ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा जुड़ती है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में CO2 श्वसन, जैव पदार्थों के अपक्षय तथा ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा जुड़ती है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। कार्बन की मूलभूत अवस्था कौन सी है? कार्बन की मूलभूत अवस्था कौन है? प्राथमिक अवस्था कौन है? तो ग्रेफाइट और हीरा है। पृथ्वी पर कार्बन चक्र में CO2 की मात्रा नहीं बढ़ाता है, तो प्रकाश संश्लेषण पृथ्वी के कार्बन चक्र में CO2 की मात्रा नहीं बढ़ाता है। अपक्षय का विचार संबंधित है। अपक्षय का विचार किससे संबंधित है? तो एक प्राकृतिक क्रिया है जो चट्टानों के सूक्ष्म कणों के विभक्त करती है। अपक्षय का विचार एक प्राकृतिक क्रिया से जो चट्टानों से सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। और विश्व मौसम विज्ञान अभिसम लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? तो 23 मार्च 1950 में लागू हुआ था। UNDP का मुख्यालय कहाँ है? तो UNDP का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। UNEP यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की स्थापना कब हुई थी? UNEP यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की स्थापना 1972 में हुई थी। कब हुई थी? 1972 में हुई थी। EPA का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो EPA का पूरा नाम है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। EPA का पूरा नाम क्या है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इसका काम क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है। इसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 को की गई थी। EPA की स्थापना कब की गई थी? तो 2 दिसंबर 1970 में की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है। चलिए आगे। NEA क्या है? NEA क्या है? तो नेशनल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी है इसका पूरा नाम। फिर चलिए आगे। भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन कब घोषित किया गया था? वर्ष 2014-15 में। हरित गृह कृषि प्रारंभ करने वाला राज्य। हरित क्रांति का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो पंजाब में हुआ था। फिर चलिए आगे बात करते हैं। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। किसके लिए नगरीकरण औद्योगिकरण हानिकारक है? तो ये हानिकारक है संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के। नगरीकरण अगर जो अधिक होगा तो जैव विविधता के लिए हानिकारक तो होगा ही। फिर आगे चलिए बात करते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। कब स्थापना की गई थी? तो वर्ष 18 अक्टूबर 2010 में की गई थी। 18 अक्टूबर 2010 में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल क्या है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। इसकी स्थापना एम्स्टर्डम में की गई थी। इसलिए आगे बात करें। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। इको मार्क किन्हें दिया जाता है? तो इको मार्क उन्हें दिया जाता है जो भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखते हैं, जो पर्यावरण को हानिकारक नहीं होते, उन्हें इको मार्क दिया जाता है।
हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा वर्ष 1991 में दिया जा रहा है। क्या दिया जाता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा यूको मार्क प्रमाण पत्र दिया जाता है। 1991 से दिया जाता है। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिंता करने के लिए सरकार ने आरंभ किया गया था। क्या आरंभ किया गया था? तो यूको मार्क आरंभ किया गया था। धारणी कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ क्या है? तो भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। भूमि का इस प्रकार प्रयोग किया जाना चाहिए कि उसकी गुणवत्ता कभी नष्ट ना हो। इसे धारणी कृषि कहते हैं। अपना अगला क्वेश्चन, हरित विकास पुस्तक के लेखक कौन है? हरित विकास पुस्तक के लेखक डब्ल्यू.एम. एडम्स हैं। हरित विकास पुस्तक के लेखक डब्ल्यू.एम. एडम्स हैं। आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो 20 सम्मेलन क्या है? तो ये धारणी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, रियो 20। अगला क्वेश्चन, रियो 20 धारणी विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम। यह सम्मेलन जून 2012 में संपन्न हुआ था। कहाँ संपन्न हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में संपन्न हुआ था। फिर चलिए अगला बात करते हैं, पृथ्वी सम्मेलन 5 आयोजित हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन 5 कहाँ आयोजित हुआ था? तो वर्ष 1997 में आयोजित हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है, 23 से 27 जून 1997 के मध्य संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया जो रियो 5 या पृथ्वी सम्मेलन 5 के नाम से जाना जाता है। वो कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। फिर अपना अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का सबसे अधिक उत्पादन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका उत्पादन परिवहन से होता है। किस गैस को दमघोटू गैस कहते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड को दमघोटू गैस कहते हैं। गैस सभी प्रदूषकों में 50%, कार्बन मोनोऑक्साइड सभी गैसों में 50% पाई जाती है। ताजमहल का क्षरण किसके द्वारा होता है? तो ताजमहल का क्षरण SO2 के द्वारा, सल्फर डाई ऑक्साइड के द्वारा। O3 ओजोन, O3 किसे कहते हैं? ओजोन को कहते हैं। ओजोन के मापने की इकाई क्या है? तो ओजोन के मापने की इकाई डाप्सन है। ओजोन किसके द्वारा मापी जाती है? तो डाप्सन के द्वारा मापी जाती है। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक में सम्मिलित की जाती है। रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित किया जाता है? तो रेड डाटा बुक में केवल संकटग्रस्त पौधों एवं पशु जातियों की सूची बनाई जाती है। रेड डाटा बुक में जो विलुप्त होने की कगार पर होते हैं। CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला कार्बन डाइऑक्साइड कौन सबसे ज़्यादा उत्सर्जित करता है? तो चीन। जब चीन की जनसंख्या ज़्यादा होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा उत्सर्जित करेगा। दूसरे नंबर पर तो भारत। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था। रामसर सम्मेलन संरक्षण किससे संबंधित था? तो नम भूमियों से संबंधित था। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ था? तो ये 21 मार्च 1994 को प्रभावित हुआ था। अपना अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था किसका? तो स्वच्छ जल का। 2003 स्वच्छ जल का राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जोहान्सबर्ग में किया गया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002 का आयोजन जोहान्सबर्ग में किया गया था। 2003 को स्वच्छ जल का वर्ष घोषित किया गया था। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है यह कि आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो ये चिपको आंदोलन का नारा था। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है यह चिपको आंदोलन का नारा था। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है। चिपको आंदोलन उत्तरांचल
कि किस जिले में मूलतः प्रारंभ किया गया था? तो उत्तरांचल के चमोला जिले में। कौन से जिले? चमोला जिले में। फिर मेधा पाटेकर किससे संबंधित है? तो मेधा पाटेकर एक सामाजिक कार्यकर्ती हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एशियाई बब्बर शेर का निवास स्थान कहाँ है? तो एशियाई बब्बर शेर गिर वन गुजरात में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेस्टिंग को नाम है बूंदी शैली नाम है। क्या नाम है? बूंदी शैली नाम है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत है। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र कितना पाया जाता है? तो 20.7% पाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय स्तनी क्या है? तो बाघ है। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। और राष्ट्रीय पक्षी मोर है। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़यहीन पक्षी कौन सा है? तो उड़यहीन पक्षी कीवी है न्यूजीलैंड का। किस हरिकेन ने सन 2012 में यूएसए अमेरिका के उत्तर पूर्वी एवं पूर्वी तटीय प्रांतों में दुष्प्रभावित किया था? तो किसने प्रभावित किया था? तो सैंडी ने। सैंडी तूफान है। एक मार्ग एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? तो एक मार्ग एक्ट भारत में 1937 में लागू हुआ था। फिर अपना अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है कौन सा है? तो गंगा की डॉल्फिन, जिसे गंगेटिक डॉल्फिन कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। सरसों के बीज में अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो अपमिश्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आरजी मोन के बीज का। किसका प्रयोग किया जाता है? आरजी मोन के बीज का। भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? तो दिल्ली में। चलिए आगे बात करते हैं। यूरो नॉर्म्स स्वचालित वाहनों में एक गैस उत्सर्जित की मात्रा की सीमा निश्चित करते हैं। यह गैस कौन सी है? तो ये गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छेद है? जापान में। फिर आगे बात करें, तोपचांची अभयारण्य कहाँ है? तोपचांची अभयारण्य धनबाद में है। ये कृत्रिम जलाशय है। लामलांग अभयारण्य कहाँ है? तो लामलांग अभयारण्य चतरा में है। उधवा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो उधवा पक्षी विहार साहिबगंज में स्थित है। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता। पॉलीथीन की थैलियों को क्यों नहीं नष्ट किया जा सकता है? क्योंकि इसमें पॉलीमर का बहुलक होता है। क्योंकि ये पॉलीमर का बहुलक है, इसके कारण पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है। कंगेर घाटी राष्ट्रीय वन व्यवस्थित है कहाँ है? तो कंगेर घाटी राष्ट्रीय वन छत्तीसगढ़ में है। भोपाल गैस त्रासदी किससे संबंधित है? भोपाल गैस त्रासदी मेथाइल आइसोसाइनाइड से संबंधित है। जल में अप्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बनने को क्या कहते हैं? तो यूट्रोफिकेशन कहते हैं। जल में अप्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस के बनने की मात्रा को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। फिर चलिए आगे बात करते हैं। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है तो चमड़ा उद्योग से। अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या है? अधिकतम ध्वनि प्रदूषण किससे होता है? तो एंथ्रोपोजेनिक मानव जनित के द्वारा होता है। राजस्थान का वह जिला जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभयारण्य है एवं जल पक्षियों का स्वर्ग है, तो ये भरतपुर हो जाएगा, जो जल पक्षियों का स्वर्ग है। इसे कहाँ? भरतपुर। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाता है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाता है? तो सह्याद्री कहलाता है।
पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की कितनी ऊंचाई? पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई 40 से 50 किलोमीटर है। पृथ्वी सतह से ओजोन परत की ऊंचाई 40 से 50 किलोमीटर है। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा है? तो गया है। कौन सी नदी झारखंड के खमार घाट से निकलकर हुगली नदी से मिलती है? कौन सी नदी? तो दामोदर नदी। फिर चलिए आगे बात करते हैं। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। परवाल विरंजन का सबसे प्रभावी कारक कौन सा है? तो सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि प्रवाल विरंजक का सबसे प्रभावी कारक है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सलडोल मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? सलडोल मध्य प्रदेश में। अवरोधक प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ को अवरोधक प्रवाल भित्ति कहते हैं। अपना अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र मैनचेस्टर इंग्लैंड में स्थापित है। मृदा में जल की कुल मात्रा कहलाती है। मृदा में जल की उपस्थिति कुल मात्रा क्या कहलाती है? तो होलार्ड कहलाती है। जैतून की फसल है। जैतून की फसल क्या है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु की फसल है। वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। वन महोत्सव सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है। अपना अगला क्वेश्चन हो जाए, कौन सा रेडियोधर्मी सबसे घातक प्रदूषक है? तो स्ट्रांसियम 90 सबसे अधिक घातक प्रदूषक है। भूपर्पटी और मेटल की ऊपरी भाग भूपर्पटी और मेटल का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो स्थल मंडल कहलाता है। स्थल मंडल की मोटाई कितनी होती है? तो स्थल मंडल की मोटाई 10 से 200 किलोमीटर होती है। क्रोड क्या है? क्रोड निकिल और लोहे से बना होता है, जिसका अन्य नाम क्या है? नीफे। क्रोड को नीफे कहा जाता है। नीफे, नी से निकिल और फे से आयरन मतलब लोहा। ये आगे बात करते हैं। भूपर्पटी सिलिका सियाल सी से सिलिका, एल से एल्युमिनियम और मेटल सीमा इससे हो जाएगा सिलिका और इससे हो जाएगा मैग्नीशियम। मेटल सीमा हो जाएगा। आग्नेय शैल के उदाहरण, आग्नेय शैल के कौन कौन से उदाहरण है? आग्नेय शैल को प्राथमिक चट्टान शैल कहा जाता है। ग्रेनाइट, बेसाल, ग्रेवो, डायोराइट होता है, ये आग्नेय शैल के उदाहरण है। भारत का दक्षिण पठार किन शैलों का बना होता है? भारत का दक्षिण पठार आग्नेय शैलों का बना होता है। पृथ्वी की भूपर्पटी का कितना भाग आग्नेय शैलों से बना होता है? पृथ्वी की भूपर्पटी का 2/3 भाग आग्नेय शैलों का बना होता है। 2/3 भाग। फिर चलिए आगे बात करते हैं। धरातल के कितने भाग में परतदार शैल पाई जाती है? तो परतदार शैल 3/4 में पाई जाती है। परतदार शैल कितने भाग में पाई जाती है? तो 3/4 में पाई जाती है। वायु निर्मित परतदार चट्टान का सबसे प्रमुख उदाहरण है। वायु निर्मित परतदार चट्टान का सबसे प्रमुख उदाहरण क्या हो जाएगा? तो इसका उदाहरण हो जाएगा चट्टान हो जाएगा। इसका प्रमुख उदाहरण क्या हो जाएगा? चट्टान। फिर चलिए आगे बात करते हैं। हिमालय पर्वत में कौन सी चट्टान पाई जाती है? हिमालय पर्वत में कौन सी चट्टान पाई जाती है? तो परतदार चट्टान पाई जाती है। परतदार चट्टान के उदाहरण कौन से? बलुआ पत्थर, स्लेट, चूने का पत्थर, कोयला, खड़िया, मिट्टी, ये सब परतदार चट्टान के उदाहरण है। परतदार चट्टान के कौन कौन से उदाहरण? बलुआ पत्थर, स्लेट, चूने का पत्थर, कोयला, खड़िया, मिट्टी,
ये सब परतदार चट्टान के उदाहरण हैं। रूपांतरित चट्टान के कौन से उदाहरण हैं? तो रूपांतरित चट्टान के कौन कौन से उदाहरण हैं? तो नीन्स, क्वार्टजाइट, संगमरमर, ग्रेफाइट, हीरा। हीरा कोयले से रूपांतरित होता है, ग्रेफाइट कोयला से रूपांतरित होता है, संगमरमर चूना पत्थर से रूपांतरित होता है, क्वार्टजाइट बलुआ पत्थर से, नीन्स ग्रेनाइट से रूपांतरित होता है। ये सब प्रमुख उदाहरण है। आगरा का प्रसिद्ध ताजमहल किससे बना है? तो आगरा का प्रसिद्ध ताजमहल किससे बना है? सफ़ेद संगमरमर से बना है। मूल्यवान पत्थर हीरा, मणिक, नीलम, ये किसके उदाहरण हैं? तो रूपांतरित चट्टान के उदाहरण हैं। हमारे देश में पश्चिमी घाट किस पर्वत का उदाहरण है? तो भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। विश्व के प्रमुख भ्रंश पर्वत कौन कौन से हैं? तो वासेज, ब्लैक फॉरेस्ट, सियस, नेवेदा, ये सब किसके उदाहरण हैं? तो विश्व के भ्रंश पर्वत के उदाहरण हैं। वर्तमान युग में सभी बड़े पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है? सभी बड़े पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है? तो मोड़, दारो या वलित पर्वत के उदाहरण है। तो चलिए आगे वलित पर्वत के प्रमुख उदाहरण के बारे में जान लेते हैं। तो वलित पर्वत के प्रमुख उदाहरण कौन से? हिमालय हो जाएगा, एलबुर्ज हो जाएगा, अल्पास हो जाएगा, एटलस हो जाएगा, ट्रैंक्सबर्ग हो जाएगा, रॉकीज हो जाएगा, इंडीज हो जाएगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो जाएगा। ये सब वलित पर्वत के उदाहरण हैं। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और चलिए फिर आगे बात करते हैं प्रश्नों के बारे में। भारत में नर्मदा नदी किन पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है? तो विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत के मध्य नर्मदा नदी बहती है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप। बैरन द्वीप भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। किस महाद्वीप का अधिकांश भाग पठारी है? किस महाद्वीप का अधिकांश भाग पठारी है? तो अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग पठारी है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन किस गति के कारण होता है? पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन किसके कारण होता है? तो विवर्तन की संचलन के कारण होता है। इटली में एटना और स्ट्राम्बोली क्या है? एटना और स्ट्राम्बोली एक सक्रिय ज्वालामुखी है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी दक्षिण अमेरिका का कोटोपैक्सी है सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। 10% का नियम किसने दिया था? तो 10% का नियम मेंडल ने दिया था। फिर आगे बात करते हैं। ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक 10% भाग जाता है और 90% ह्रास हो जाता है। यह है 10% का नियम। जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम। जनसंख्या, सबसे पहले जनसंख्या, फिर समुदाय, फिर पारिस्थितिकी तंत्र, फिर भूतरस। ये जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का है। अर्नेस्ट हैकेल ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग कि सबसे पहले किसमें किया था? तो इकोलॉजी नामक से किया था। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जीवधारियों के कार्बनिक एवं अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। किसने बताया था? ये अर्नेस्ट हैकेल ने बताया था। पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? तो यूजीन ओडम ने बताया था। पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है, ये यूजीन ओडम ने बताया था। पारिस्थितिकी इकोसिस्टम की संकल्पना सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? तो 1935 में एजी टांसले द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना सबसे पहले प्रस्तुत की गई थी। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को बायोसियोनिस तथा माइक्रोकॉस्म
कहा किसने कहा था? तो कार्ल मोबियस तथा फोर्ब्स ने कहा था। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में जानी जाती है, किसे जाना जाता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र को प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में जाना जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के सही क्रम को सही कथन। पारिस्थितिकी तंत्र का एक निश्चित स्थान, समय, इकाई के समस्त जीवों एवं भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी एक कार्यशील इकाई है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। क्या सही नहीं है? यह एक बंद तंत्र है, ये गलत बात है। यह एक खुला तंत्र है। क्या है? एक खुला तंत्र है, बंद तंत्र नहीं, खुला तंत्र। ओजोन परत जहाँ मुख्यतः अवस्थित होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर समतापमंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित रहती है। इसे क्या कहते हैं? तो ओजोन परत। ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर स्थित? तो 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत स्थित है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए क्या सही नहीं? यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है। गलत, ये ग्रीन हाउस में योगदान देती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन के मानव निर्मित यौगिक क्या कहते हैं? क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन से मानव क्या निर्मित करता है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्मित करता है। ओजोन छिद्र के लिए ओजोन छिद्र के क्षरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वायुमंडल में उपस्थित O3 द्वारा जो विकिरण अवस्थित किया जाता है उसे क्या किसके द्वारा अवस्थित किया जाता है? पराबैंगनी किरणों के द्वारा। आगे बात करते हैं। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से कौन सी गैस बनती है? तो ओजोन गैस, O3। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के कारण हो सकता है। पराबैंगनी किरणों से क्या हो सकता है? तो त्वचा कैंसर हो सकता है। अधिक समय तक सूर्य के पराबैंगनी विकिरण के शरीर पर पड़ने से हो सकता है, क्या हो सकता है? DNA में आनुवंशिक उत्परिवर्तन हो सकता है। DNA में आनुवंशिक उत्परिवर्तन हो सकता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों में क्या होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ओजोन के क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक कहाँ दिखाई पड़ता है? ओजोन परत के क्षरण का सर्वाधिक प्रभाव ध्रुवों पर दिखाई देता है। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक कौन सा है? ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। वायुमंडल में जिसकी उपस्थिति से ओजोनोस्फीयर में ओजोन परत का क्षरण होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी क्या नहीं है? तो विलायक के रूप में प्रयुक्त एथिल क्लोरोफॉर्म ये उत्तरदायी नहीं होता है। और कौन कौन से उत्तरदायी होते हैं? तो क्लोरोफ्लोरो होते हैं, हाइलोजन्स होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, ट्राईक्लोरोएथिलीन उत्तरदायी होता है, हाइलोजन उत्तरदायी होता है। ये ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी होता है। फिर चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जापान का फ्यूजियामा तथा इटली का वेसुवियस क्या है? एक सुप्त ज्वालामुखी है। जापान का फ्यूजियामा और इटली का वेसुवियस एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विकास की यह अवधारणा किसके तहत वर्तमान की आवश्यकता के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है? क्या कहलाता है? तो धारणी विकास कहलाता है। धारणी विकास किसे कहते हैं? विकास की यह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकता के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, उसे धारणी विकास कहते हैं। फिर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं।
वैज्ञानिकों, अर्थविदों, सिविल सेवकों तथा व्यावसायिकों की एक संस्था जो मानवता के समझ अवस्थित होने की वैश्विक चुनौतियों के समाधान एक सुझाव करती है, उसे क्या कहते हैं? तो क्लब ऑफ रोम। इसे क्या कहा जाता है? तो क्लब ऑफ रोम कहा जाता है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि प्रत्यारोपण के दौरान अधिकांश मूलतः रोग नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कई प्रत्यारोपित पौधे नहीं बढ़ते हैं क्योंकि अधिकांशतः मूल रोग नष्ट हो जाते हैं प्रत्यारोपण के दौरान। मूल रोम के कौन सी भित्ति मुख्यतः बनी होती है? मूल रोम की भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। मूल रोम मृदा में चिपके होते हैं, तो पैक्टिन के कारण चिपके होते हैं मूल रोम। पर्यावरण अपकर्ष। पर्यावरण अपकर्ष क्या है? तो पर्यावरणीय गुणों को पूर्ण रूप से निम्नीकरण मानवीकरण क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी भिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी अनुसंतुलन पर्यावरण अपकर्ष कहलाता है। अगले क्वेश्चन बात करते हैं। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण का संबंध किससे संबंधित है? तो वन नीति, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति तथा शिक्षा नीति से पर्यावरण संतुलन संरक्षण संबंधित है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैव विविधता एवं अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। कौन काम करता है? तो भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा काम करता है। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैकल्टी की स्थापना किसने की थी? तो रियो अर्थ समिट ने 1992 के दौरान की थी। यूनिसेफ के तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि उपलब्ध करता है। GEF निर्मित करता है। कौन निर्मित करता है? तो GEF निर्मित करता है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पालीचीमाड़ा जो पर्यावरण का अपार क्षति के लिए चर्चा में था, ये कहाँ का है? तो ये केरल का है। पालीचीमाड़ा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का अन्य नाम क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण का अन्य नाम है छाता विधान। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पारित किया था। क्या पारित किया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया था। फिर चलिए आगे बात करते हैं। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति क्या? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है। स्वपोषी स्तर का पर उत्पादन प्राथमिक उत्पादन। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन प्राथमिक उत्पादन। परपोषी स्तर पर उत्पादन तो द्वितीयक उत्पादन। स्वपोषी पर स्तर पर उत्पादन प्राथमिक उत्पादन, परपोषी पर स्तर पर उत्पादन द्वितीयक उत्पादकता। अगले क्वेश्चन बात करते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एवं पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होती है? एक पारिस्थितिक तंत्र से दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा घटती है। आगे बात करते हैं। कुछ कारणवश यदि तिल्लियों की जात स्पीशीज की संख्या में बड़ी गिरावट, तब परिणाम क्या होगा? तो कुछ पौधों के परागकण तथा प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके कारण मकड़ियों और पक्षियों के कुछ प्रजातियां और समिट में गिरावट हो सकती है। चलिए आगे बात करते हैं। पारिस्थितिकी पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहाँ किया जाता है? तो जीव और वातावरण के बीच में किया जाता है। आगे बात करते हैं। जीव विज्ञान की शाखा जिसमें जीव समुदायों तथा वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे पारिस्थितिकी कहते हैं, जिसमें जीव विज्ञान में जिसमें जीवों के समुदाय और वातावरण का अध्ययन किया जाता है।
जेनेटिक्स इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया। आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति शब्दों के स्थान पर जहाँ कहीं वे आते हैं शब्द को क्या रखा जाता है नाम? तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति नाम रखा जाता है। प्राकृतिक कृषि एवं अन्वेषक हैं, क्या हैं? तो मसानोबु फुफुका है। आगे बात किया, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का प्रारंभ कहाँ किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। फिर चलिए आगे बात करते हैं। अपना अगला क्वेश्चन बात करते हैं। वह ग्रीन हाउस गैस जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। किसके द्वारा नहीं होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा नहीं होता। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ है? तो अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन परत का सर्वाधिक निर्माण है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसके रक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत के क्षरण से संबंधित है। जनवरी 1989 में प्रभावी हुआ था। 1989 में क्या प्रभावित था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रभावित हुआ था। फिर आगे बात करते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है, किससे संबंधित? ओजोन परत के क्षय को रोकने से संबंधित। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत के क्षय को रोकने से संबंधित है। समतापमंडल में ओजोन के स्तर पर प्राकृतिक रूप नियमित किया है। क्या नियमित किया? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा निर्मित किया है। अब फिर अगले क्वेश्चन बात करते हैं। ओजोन परत की मोटाई। ओजोन की परत की मोटाई बसंत ऋतु में सबसे ज़्यादा हो जाती है और वर्षा ऋतु में सबसे कम हो जाती है ओजोन परत की मोटाई। ओजोन परत को किससे मापा जाता है? तो ओजोन परत को डाप्सन से मापा जाता है। ओजोन परत को किससे मापा जाता है? तो डाप्सन से। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 एटीएम दाब पर शुद्ध ओजोन की 0.01 mm की मोटाई के बराबर होती है। 1 डाप्सन यूनिट के बराबर होते हैं। फिर आगे बात करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन ह्रास पदार्थों के रूप में चर्चित है उनका प्रयोग होता है सुघट्य फोम निर्माण में, एरोसॉल कैन में, दाबकारी एजेंट के रूप में तथा कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ह्रास पदार्थों का निर्माण होता है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक अत्यधिक स्थायी यौगिक जो वायुमंडल में 80 से 100 वर्षों तक बना रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैलोजन तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों ही पदार्थ हैं ओजोन स्थिरीकरण पदार्थ है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्लोरोफ्लोरोहैलोजन तथा अन्य ओजोन रिक्तीकरण रसायनों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन पर रोक लगाई गई है। किसके लिए रोक लगाई? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार रोक लगाई गई है। फिर आगे बात करते हैं। ऐसा माध्यम जहां क्लोरीन यौगिक ओजोन परत के विनाश करने वाले क्लोरीन कणों के परिवर्तन हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल कहा जाता है। फ्यूजो में जो गैस भरी जाती है उसे क्या कहा जाता है? मेफ्रॉन कहा जाता है। पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन भरी जाती थी। फिर आगे बात करते हैं। प्रशीतक के रूप में बड़े संयंत्रों में प्रयोग होती है। प्रशीतक में बड़े संयंत्रों में कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो अमोनिया गैस प्रयोग होती है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। सर्वप्रथम वर्ष 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता लगाया था। किसने पता लगाया था ओजोन क्षेत्र का पता? तो ब्रिटिश दल ने पता लगाया था। तिब्बत पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल ओजोन हैलो का पता लगाया था। किसने लगाया था? तो GW गेट मूर ने पता लगाया था। मनुष्य में खांसी सीने की दर्द उत्पन्न करने के साथ साथ फेफड़ों की क्षति पहुंचाता है। ओजोन उच्च सांद्रण हानि पहुंचाता है।
सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 93 से 99% मात्रा अवस्थित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। कौन सी परत? ओजोन परत। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ओजोन का अपक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने फेजिंग आउट के मुद्दे से संबंध है। तो क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। वह वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे भाग में मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषक तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ओजोन तथा स्मॉग क्या है? तो द्वितीयक प्रदूषक है। सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन के ऑक्साइड क्या है? तो ये प्राथमिक प्रदूषक है। फिर चलिए आगे बात करते हैं, अधूरे प्रज्वलन के कारण कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। वाहनों से निकलने वाला मुख्य प्रदूषक गैस कौन होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड वाहनों के धुआं जो निकलता है। दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो मिजोरम में दम्फा टाइगर रिजर्व है। गुमटी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो त्रिपुरा में है। सारामती शिखर सम्मेलन का नागालैंड में है। चलिए आगे बात करते हैं, कार्बन राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रभावित होते हैं। कहाँ से? पर रामगंगा एवं कोसी नदियों से कार्बन राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रभावित होती है। रामगंगा एवं कोसी नदी कार्बन राष्ट्रीय उद्यान से प्रभावित होती है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। कोती फुजहा नदी, कौन सी नदी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है? तो कोती फुजहा नदी। फिर आगे बात करते हैं, पंजाब प्रांत में ब्यास और सतलुज के संगम पर स्थित है। पंजाब प्रांत में ब्यास और सतलुज के संगम पर कौन सी नदी स्थित है? हरिके आर्द्रभूमि स्थित है। फिर आगे बात करते हैं, राजस्थान प्रांत के भारत में गंभीर और बाण गंगा नदी के संगम पर स्थित है। कौन से स्थित है? तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान प्रांत के भारत में गंभीर और बाणगंगा नदी के संगम पर स्थित है। समुद्र में कुल प्रकाश संश्लेषण में समुद्री पादपों का योगदान लगभग कितना है? तो 90% है। सोलर कुकर सूर्य के किन किरणों से ऊर्जा अवशोषित करता है? तो अवरक्त किरणों से ऊर्जा अवशोषित करता है। अगुलहास धारा चलती है। अगुलहास धारा कहाँ चलती है? तो हिंद महासागर में अगुलहास धारा चलती है। विश्व में सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है? विश्व में सर्वाधिक लवणता मृत सागर में पाई जाती है, 238 से 240%। तुर्की की वान झील में 330%। फिर चलिए आगे बात करते हैं, धरातली अवसादी चट्टानों में आच्छादित है। धरातली अवसादी चट्टानों से आच्छादित है 3/4 भाग। महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों के विरंजक का कारण क्या है? महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों के विरंजक का कारण ग्लोबल वार्मिंग है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें तो वायुमंडलीय ऊष्मा का कितना प्रतिशत भाग पार्थिव विकिरण के रूप में प्राप्त होता है? 23% भाग। फिर आगे बात करते हैं, साल, सागौन, शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? तो मानसूनी बायोम के वृक्ष हैं साल, सागौन, शीशम। महोगनी, रोजवुड, आबनूस ये किसके भाग हैं? तो ये विषुवतीय वन बायोम के भाग हैं। इसलिए आगे बात करते हैं, अफ्रीका के जायरे बेसिन की कौन सी जनजाति अपने घरों पेड़ों के ऊपर रहती है? अफ्रीका की कौन सी जनजाति अब घरों के पेड़ों के ऊपर रहती है? तो पिग्मी जनजाति। चलिए आगे बात करते हैं, विश्व के किस बायोम
बायोम को मुख्य अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय के क्रोड स्थल के उपमा प्राप्त है। तो शीतोष्ण घास बायोम को। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। काले वन पाए जाते हैं, तो काले वन जर्मनी में पाए जाते हैं। फिर चलिए आगे बात करते हैं। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को छाता विधान के नाम से जाना जाता है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। भारत का प्रथम तितली उद्यान तो बन्नेरघट्टा जैविक राष्ट्रीय उद्यान बेंगलुरु में है। बन्नेरघट्टा जैविक राष्ट्रीय उद्यान बेंगलुरु में भारत का प्रथम तितली उद्यान है। तो चलिए आगे बात करते हैं। एक बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? एक बायोगैस संयंत्र में किण्वन की प्रक्रिया होती है बायोगैस संयंत्र में। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? W.M. एडम्स। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक W.M. एडम्स हैं। फिर चलिए आगे बात करते हैं। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? जैव विविधता के कम होने का मुख्य क्या कारण है? आवासीय विनाश मुख्य कारण है। फिर बात करते हैं आगे। कौन सी ड्रग गिद्धों को समिष्ट के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? गिद्धों को कौन सी दवा नष्ट कर दी है? तो डाइक्लोफेनिक सोडियम। अब जानवरों को दी जाती थी डाइक्लोफेनिक सोडियम, अब नहीं दी जाती है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र, जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी घाट है। भारत का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट क्या है? तो इंडो बर्मा सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है। ये चलिए आगे बात करते हैं। किस वन को उसकी विशालता के कारण पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? तो अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र भूमध्य रेखा के निकटवर्ती प्रदेश, जो भूमध्य रेखा के निकटवर्ती क्षेत्र होते हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी? विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता वाला महाद्वीप कौन सा है? तो सर्वाधिक जैव विविधता अफ्रीका में पाई जाती है। पश्चिमी घाट को विश्व धरोहर किस वर्ष घोषित किया गया था? तो पश्चिमी घाट को 2012 में विश्व धरोहर घोषित किया गया था। न्यूनतम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ध्रुवों के निकट न्यूनतम जैव विविधता पाई जाती है। फिर अगले को, विश्व में लगभग कितनी जीव प्रजातियां पाई जाती हैं? तो विश्व में लगभग 1.5 लाख जीव प्रजातियां पाई जाती हैं। फिर चलिए आगे बात करते हैं। पश्चिमी घाट को कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पारिस्थितिकी रूप में संवेदनशील है? तो 60,000 वर्ग किलोमीटर में। समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की किसकी संज्ञा दी जाती है? तो हॉट स्पॉट की संज्ञा दी जाती है। वर्तमान में विश्व में कितने हॉट स्पॉट हैं? तो वर्तमान में विश्व में 35 हॉट स्पॉट हैं। फिर चलिए आगे बात करते हैं। भारत का सबसे छोटा हॉट स्पॉट कौन है? तो भारत का सबसे छोटा हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका है। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो अनाई मुड़ी पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है। विश्व जैव विविधता का कितना प्रतिशत भाग भारत में पाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता का 7.8% भाग भारत में पाया जाता है। भारत में जैव विविधता का द्वार कहा जाता है? तो भारत में जैव विविधता का द्वार पूर्वी राज्यों को कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। जैव विविधता में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? जैव विविधता में भारत का विश्व का 12वां स्थान है।
IUCN अपनी किस बुक में संकटापन्न जीवों को दर्शाता है? तो रेड डाटा बुक में गुलाबी पृष्ठों पर अपनी संकटापन्न जीवों को दर्शाता है। बांस क्या है? तो बांस घास है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। कल्प वृक्ष नाम से किसको उपनाम किया गया है? तो नारियल को। नारियल को कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। IUCN के अनुसार विश्व में सबसे अधिक संकटापन्न जीवन किस देश में पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक संकटापन्न जीव भारत में पाए जाते हैं। हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? तो नॉर्मन मायर्स हैं हॉट स्पॉट अवधारणा के प्रतिपादक। भारत में नूतन हॉट स्पॉट क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में नूतन हॉट स्पॉट लैंड सुड्डा लैंड है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। अपना अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में प्रथम जैवमंडलीय क्षेत्र की स्थापना कहाँ और कब की गई थी? तो नीलगिरी में 1986 में की गई थी। भारत को सर्वप्रथम किसने जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों और जैव भौगोलिक प्रदेशों में बांटा था? तो रोजर और पनवार ने बांटा था। वहित मल कौन है? तो वहित मल जैव विघटित प्रदूषक है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। अपना अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सिगरेट के धुएं में मुख्य घटक होता है। सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ग्रीन मफलर है। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषक है। ये अपने अगले क्वेश्चन बात करते हैं, कैबिनेट बजट 2014 में समन्वित गंगा संरक्षण अधिनियम को क्या कहा गया? तो नमामि गंगे कहा गया। फिर आगे बात करते हैं, नदी में जल प्रदूषण को निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। तो किससे मापी जाती है? तो ऑक्सीजन से मापी जाती है। नमी निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा ऑक्सीजन से O2 की मापी जाती है। लाइकेन अच्छे सूचक हैं। लाइकेन वायु प्रदूषक के अच्छे सूचक हैं। O3 है। O3 क्या है? तो द्वितीयक प्रदूषक है O3। फिर आगे बात करते हैं। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अगली वीडियो आपको मिलती रहे। ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी क्या है? तो ज्वालामुखी प्राकृतिक प्रदूषण है। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो सुनामी की उत्पत्ति समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से होती है। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से होती है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। इको मार्क किन्हें दिया जाता है? तो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, उन्हें इको मार्क दिया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। सौर विकिरण सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें है? तो जल चक्र में सौर विकिरण। चलिए आगे बात करते हैं। वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। पर्यावरण का वह भाग जिससे जल स्थित है तो उसे जलमंडल कहते हैं। जहाँ पे जल स्थित है उसे जलमंडल कहते हैं। नागालैंड के पर्वतीय क्षेत्र में क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उनका प्रमुख कारण क्या है? तो उनका प्रमुख कारण झूम खेती है। नागालैंड के पर्वतीय क्षेत्र जो क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उनका मुख्य कारण क्या है? तो झूम खेती है। चुगाली करने वाले पशुओं से जिस गैस का ग्रीन हाउस गैस का निष्पादन होता है वो क्या है? तो मीथेन है। मीथेन के धान के खेतों में पाई जाती है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। हम वायुमंडलीय गैसों से युक्त किस मंडल में रहते हैं? तो हम क्षोभ मंडल में रहते हैं। फिर आगे बात करते हैं, किस मंडल में O3 का कवच पाया जाता है? ओजोन परत किस में पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। त्वचा का कैंसर एवं मोतियाबिंद किन कारणों के द्वारा
होता है तो पराबैंगनी किरणों के द्वारा होता है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। फ्लाई ऐश से जीवों में रोग होता है तो श्वसन तंत्र से संबंधित रोग होता है। बेंजीन से रक्त कैंसर होता है। औद्योगिक सेक्टर जिनका प्रदूषक सूचकांक का योग 60 या 60 से ऊपर होता है तो उन्हें लाल श्रेणी में रखते हैं। 41 या 59 के बीच होता है तो उसे नारंगी श्रेणी में रखते हैं। 21 और 40 के मध्य होता है तो उसे हरित श्रेणी में रखते हैं जिनका औद्योगिक प्रदूषक है। और 20 या उससे कम होता है तो उसे श्वेत श्रेणी में रखते हैं। फिर चलिए आगे बात करते हैं। हरित डीजल किस यूरो मानक का डीजल है? हरित डीजल किस यूरो मानक का डीजल है? तो यूरो 4 का। केंद्र सरकार द्वारा 2020 से भारत में BS4 से सीधे मानक लागू हुई तो BS6 क्या लागू हुई? तो BS6। अब आगे बात करते हैं। स्वचालित वाहनों से निकलने वाले प्रदूषक को कम करने के लिए गाड़ियों को क्या लगा होना चाहिए? स्वचालित वाहनों से निकलने वाले प्रदूषक को कम करने के लिए गाड़ियों में क्या लगा होना चाहिए? तो कैटलिक कन्वर्टर लगा होना, स्क्रबर लगा होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। विशेष प्रकार के औद्योगिक फिल्टर को क्या कहा जाता है? विशेष प्रकार के औद्योगिक फिल्टर को बैग फिल्टर कहा जाता है। क्रैकिंग गैस है, क्रैकिंग गैस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड क्रैकिंग गैस है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। ओजोन परत की मोटाई में किस माह के मध्य अधिक कमी आती है? किस माह में अधिक कमी आती है ओजोन परत में? तो सितंबर से अक्टूबर माह में अधिक कमी आती है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। भारत में कार्बन टैक्स कब लगाया गया? भारत में कार्बन टैक्स कब लगाया गया था? तो भारत में कार्बन टैक्स 1 जुलाई 2010 से लगाया गया था। नगरों के केंद्रीय व्यवसाय क्षेत्र या चौक क्षेत्र के उच्च तापमान को क्या कहा जाता है? तो उसमें द्वीप कहा जाता है। फिर आगे बात करते हैं। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। USA अमेरिका की सुपीरियर झील का जल किसके कारण अत्यंत प्रदूषित हो गया है? सुपीरियर झील का जल किसके कारण अत्यधिक प्रदूषित हो गया? तो एस्बेस्टस के कारण। फिर चलिए आगे बात करते हैं। जल प्रदूषण की मात्रा को किसके द्वारा मापा जाता है? तो BOD के द्वारा जल प्रदूषक की मात्रा को नापा जाता है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। कैडमियम प्रदूषक से कौन सा रोग होता है? तो इटाई रोग कैडमियम प्रदूषक से होता है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। प्रदूषक फैलाए जाने का कारण कौन सा लगाया जाता है? तो पिगोबियन कर। प्रदूषक फैलाए जाने के कारण पिगोबियन कर लगाया जाता है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। अपना अगला क्वेश्चन हो जाएगा। औद्योगिक एवं कृषि अपशिष्टों से समुद्री जल में किसकी मात्रा में वृद्धि होती है? तो नाइट्रेट एवं फास्फोरस की मात्रा में वृद्धि होती है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन से हैं? तो आर्सेनिक है। कौन से? भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले कौन है? तो आर्सेनिक है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषक सूचकांक है जलीय वातावरण का। किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा जलीय वातावरण का। अपना अगला क्वेश्चन हो जाएगा। पौधों के सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ है। पौधों के सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो ह्यूमस। भारत में अवनालिका क्षरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है?
तो मालवा का पठार क्षेत्र, चंबल घाटी क्षेत्र जो है वो अवनालिका क्षरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। संसार का सबसे बड़ा लोएस मैदान है चीन में। संसार का सबसे बड़ा लोएस मैदान है। वायु द्वारा उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंचने वाली मृदा क्या कहलाती है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर पहुंचने वाली मृदा वातोद कहलाती है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। अधोमृदा के किस सांस्तर को कहते हैं? अधोमृदा सांस्तर बी को कहते हैं। मृदा में औसतन कितने प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है? तो मृदा में 5% कार्बनिक पदार्थ, औसतन 5% कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अपना अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ किस मृदा में पाया जाता है? तो सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पीट मृदा में पाया जाता है। प्राकृतिक ऑक्सीन है, तो प्राकृतिक ऑक्सीन एंडोल एसिड है, एसिटिक एसिड है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व है। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए कौन से अति आवश्यक है? तो मैग्नीशियम अति आवश्यक है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। वह मृदा जल जिसे पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं उसे कोशिका जल कहते हैं। किस मृदा की जलधारण क्षमता सर्वाधिक होती है? तो मटियारी मृदा की सबसे अधिक जलधारण होती है। क्ले सॉइल कहा जाता है इसे। फिर चलिए आगे बात करते हैं। जलाकृति मृदा में किस प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हैं? मैंग्रोव वन मिलती हैं इसमें। पौधों की वृद्धि तथा मृदा के पोषक तत्वों का अवशोषण सर्वाधिक किस पीएच पर होता है? तो पीएच 6 से 7.5 के बीच। फिर चलिए आगे बात करते हैं। चूना प्रधान मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो कैल्सिकोल्स कहा जाता है। फिर आगे बात करते हैं। श्वसन मूल किस प्रकार के वनस्पति में मिलता है? तो श्वसन मूल मैंग्रोव वन में मिलता है। पूर्ण मूल परजीवी का उदाहरण क्या है? ओरोबैकी। ओरोबैकी पूर्ण मूल परजीवी का उदाहरण है। पूर्ण स्तंभ परजीवी का उदाहरण तो अमरबेल। अमरबेल पूर्ण स्तंभ परजीवी है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवी कहलाता है, क्या कहलाता है? माइकोराइजा कहलाता है। जब दो भिन्न पौधों का संबंध खाद्य के लिए होकर रहने के लिए होता है तो इसे संबंध को क्या कहते हैं? तो अधिपादप कहा जाता है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। यूट्रिकुलेरिया, नेफेंथिस, डायनोइया, ड्रोसेरा कैसे पौधों के उदाहरण हैं? तो कीट भक्षी पौधों के उदाहरण है। फिर आगे बात करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख चालक बल किसे माना जाता है? तो सौर विकिरण को माना जाता है। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड क्या है? तो गंगा। उत्तर भारत की मेरुदंड क्या है अर्थव्यवस्था का? तो गंगा है। मिस्र किसकी देन है? तो नील नदी की देन है। नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए आगे बात करें। भूपर्पट्टी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक है? तो भूपर्पट्टी में सर्वाधिक ऑक्सीजन की मात्रा है। चलिए आगे बात करते हैं। अपना अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वाधिक मात्रा में प्रयुक्त चट्टान निर्माणक खनिज कौन सा है? तो फेल्सपार है। क्षारीय मृदा सुधार में प्रयुक्त किया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो पायराइट क्षारीय मृदा के सुधार में प्रयुक्त किए जाने वाला खनिज है। प्रथम श्रेणी का उच्चावाच है, तो महाद्वीप प्रथम श्रेणी का उच्चावाच है। चलिए आगे बात करते हैं। अपना अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
पर्वत, पठार, भ्रंश तथा मैदान किस श्रेणी के उच्चावाच हैं? तो द्वितीय श्रेणी के। द्वितीय श्रेणी के क्या हैं? पर्वत, पठार, भ्रंश, मैदान, ये सब द्वितीय श्रेणी के हैं। पृथ्वी की औसत घनत्व कितना होता है? पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है पृथ्वी का औसत घनत्व। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस भूकंपीय लहर द्वारा पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक विध्वंस होता है? तो यल लहर द्वारा। फिर अगले क्वेश्चन, बृहद रूप में स्थलमंडल कितने प्लेटों में विभक्त है? तो 6 प्लेटों में विभक्त है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी की प्लेटें किस मंडल की सतत गतिशील हैं? तो एंथ्रोस्फीयर के द्वारा। पृथ्वी की प्लेटें एंथ्रोस्फीयर के द्वारा सतत हैं। सिलिकेट समूह में फेल्सपार, क्वार्टजाइट, सिलिकेट समूह में फेल्सपार और क्वार्टजाइट मिलते हैं। कार्बोनेट समूह से क्या है, कौन है? तो कैल्साइट कार्बोनेट समूह है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। अपना अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सल्फाइड समूह कौन सा है? सल्फाइड समूह में पायराइड मिलता है, लौह सल्फाइड मिलता है। और धात्विक ऑक्साइड समूह कौन सा है? तो बॉक्साइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये क्या है? धात्विक ऑक्साइड है। वायुमंडल में CO2 कितनी मिलती है? तो वायुमंडल में CO2 0.03% मिलती है। वायुमंडल में जलवाष्प 0 से 5%। फिर चलिए आगे बात करते हैं। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा क्या है? तो भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की ओर बढ़ने पर बढ़ती है। पार्थिव विकिरण किस रूप में होता है? तो बहिर्गामी दीर्घ तरंगों के रूप में होता है। पार्थिव विकिरण किस रूप में होता है? तो बहिर्गामी दीर्घ तरंगों के रूप में होता है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। अपना अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वायुमंडल में अशुद्धियों में किसके कण आर्द्रताग्राही नाभिक बनाते हैं? तो नमक के कण आर्द्रताग्राही नाभिक बनाते हैं। अपना अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आकाश का नीला रंग प्रातः एवं गोधूली के समय आकाश का लालमय रंग किसके कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सुबह के समय लाल और शाम के कारण नीला दिखाई देता है। चलिए आगे बात करते हैं। क्षोभ मंडल का सामान्य ताप पतन दर कितना है? तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 मीटर ऊंचाई पर क्षोभ मंडल का सामान्य ताप पतन दर है। सामान्यतः वायुमंडल में किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है? तो समताप मंडल में। वायुमंडल में किस मंडल में तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है? तो मध्य मंडल में तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। मानव कौशल द्वारा प्रभावित जयमंडल को कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है? तो न्यू स्फीयर की संज्ञा प्रदान की जाती है। वह मंडल जिसमें अवशेषित कण तैरते रहते हैं, जहां से रेडियो तरंगे पृथ्वी की ओर परावर्तित होते हैं, क्या कहलाता है? तो आयन मंडल वो कहलाता है। फिर चलिए आगे बात करें, सबसे लंबी तरंग किसकी होती है? तो रेडियो तरंग सबसे लंबी तरंग होती है। कहाँ पर शरद ऋतु नहीं पाया जाता है? तो भूमध्य रेखा के पास शरद ऋतु नहीं पाया जाता है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। अपना अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी पर पतन संचरण का कारण क्या है? तो वायुदाब प्रवणता है पृथ्वी के पवन संचरण का कारण। तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो तारे मुख्यतः ऑक्सीजन और हीलियम से बने होते हैं। सभी ग्रह वामाव्रत घूमते हैं सिवाय सभी ग्रह वामाव्रत घूमते हैं और शुक्र दक्षिणाव्रत घूमता है। चलिए आगे बात करते हैं। रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह सीफेल प्रयोग हो रहे हैं, क्या कारण है? ऊर्जा में कमी, ऊर्जा दक्षता, मतलब बिजली कम खर्च हो। फिर आगे बात करते हैं, अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है, रिकेट से मतलब सूखा रोग से पीड़ित है, तो उसमें किसकी कमी होती है? तो विटामिन
डी की कमी से सूखा रोग होता है जो सूर्य के प्रकाश से मिलता है। दक्कन के पठार का प्रमुख फसल है। दक्कन के पठार की प्रमुख फसल क्या है? तो कपास है। फिर आगे बात करते हैं, एम.एस. स्वामीनाथन नामक भारतीय आनुवांशिकविद ने किस में प्रमुख भूमिका निभाई? तो एम.एस. स्वामीनाथन को किससे जाना जाता है? तो हरित क्रांति के रूप में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। फिर ये हमारे कुछ क्वेश्चन है। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तो किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को। फिर टेरिडोफाइटा पहले संवाहक पौधे हैं। पहले संवाहक पौधे कौन है? तो टेरिडोफाइटा होते हैं। सबसे छोटा पौधा कौन सा है? सबसे छोटा पौधा वाल्किया है। और सबसे बड़ा पौधा कौन सा है? तो सिकोया रेडवुड सबसे बड़ा पौधा है। सबसे बड़ा आवृतबीजी कौन सा है? तो सबसे बड़ा आवृतबीजी सफेदा यूकेलिप्टस। सफेदा को क्या कहते हैं? यूकेलिप्टस। चलिए आगे बात करते हैं। एक आवृतबीजी में क्या होता है? तो जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होते हैं, बीज होते हैं, फल होते हैं, पुष्प होते हैं। ये सब एक आवृतबीजी में होते हैं। और जड़ क्या क्या है? जड़ कौन कौन से हैं? तो जड़ है, गाजर है, मूली है, शलजम है, चुकंदर है, मीठे चुकंदर, ये सब जड़ के अंतर्गत आते हैं। और तना के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो तना गन्ना है, अदरक है, प्याज है, लहसुन है, आलू है, अरबी है, हल्दी है, ये सब तना के अंतर्गत आते हैं। और पत्तियाँ आलू का भूरा आवृत, अदरक का आवृत, लहसुन का सफ़ेद आवृत, प्याज का लाल आवृत, ये सब भाग क्या खाए जाते हैं? सब खाए जाते हैं। फिर आगे बात कर जान लेते हैं कुछ क्वेश्चन। पुष्पक्रम क्या है? तो चमेली, गेंदा, गुलमोहर, सूरजमुखी, आँख, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये सब क्या है? ये सब पुष्पक्रम है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। बीज विकसित अंडकोश निषेचन के बाद बनते हैं। बीज कब बनते हैं? तो विकसित अंडकोश के निषेचन के बाद बीज बनते हैं। नए पौधों को बनाने में बीज मदद करते हैं। फिर चलिए आगे बात करते हैं। फल निषेचन के बाद अंडाशय विकसित करता है। फल क्या करता है? निषेचन के बाद अंडाशय विकसित करता है। फिर हमारा लास्ट है, पुष्प पौधों का एक प्रजनन भाग होता है। पुष्प पौधों का एक प्रजनन भाग होता है। एक पौधा द्विलिंगी, एकलिंगी, डाइमेकस और मोनोसिकोया। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे अगली वीडियो आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।